लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका स्वागत है। 1947 के बाद से भारत में लगातार लोकतंत्र जिंदाबाद है और रहेगा। लोकतंत्र की ताकत उसमें रहने वाले लोग होते हैं। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों के लिए, लोगों की वजह से और लोगों की सरकार। हमारे इस न्यूज सेगमेंट का उद्देश्य भी लोकतंत्र में रह रहे लोगों को जागरूक करना और उनको उनकी ताकत का एहसास कराना है। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। हमारा जरिया खबरें हैं तो हम लोकतंत्र से जुड़ी हर उस खबर और उसके सटीक विश्लेषण को आप तक पहुंचाते हैं जो आपको हर फैसले में मदद करे। तो चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र जिंदाबाद। तो आंचल, सबसे पहले देखिए कि हम क्या दिखाएंगे और साथ ही ये भी दिखाएंगे कि हम क्या नहीं दिखाएंगे। हमारी नजर है जो लोकतंत्र की आज की बड़ी खबरें उन पर। महाराष्ट्र के माढ़ा से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पिछड़ा होने की वजह से मुझे मेरी जाति बताने वाली गालियां दी गई है और पूरे पिछड़े समाज को नामदार कहने लगे हैं चोर। वहीं तूफान पर मुआवजे को लेकर मचा है सियासी घमासान। बोले कमलनाथ, गुजरात को दिया मुआवजा पर एमपी को क्यों नहीं, इस पर सवाल उठाए बीजेपी का पलटवार कि नहीं दी नुकसान की रिपोर्ट। अगली सबसे महत्वपूर्ण खबर है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। वो खबर ये है कि भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। सूत्रों के हवाले से एक खबर है, भोपाल में बीजेपी नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का लालू पर बड़ा आरोप। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले लालू उनसे हमेशा मांगते रहे हैं मदद। जेल से राजनीति करने का भी लगाया आरोप। इसके अलावा एक और बड़ी खबर जो आपसे और हमसे जुड़ी हुई है, गूगल ने भारत में ब्लॉक किया चाइनीज वीडियो ऐप टिकटॉक। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्ले स्टोर से आज इसे हटा दिया गया है। तो अगर आप टिकटॉक ढूंढेंगे तो अब आपको नहीं मिलेगा। मैंने डाउनलोड पहले नहीं किया हुआ था और मैं डाउनलोड करता ही नहीं। तो आगे चलें, कौन सी खबर नहीं है? वो खबरें जो हम नहीं दिखाएंगे इस बुलेटिन में वो भी बता देते हैं। सबसे पहले तो चुनावों के दौर में आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला नेताओं का भाषण और कोर्ट की अवमानना वाले कोई भी बयान हम नहीं दिखाएंगे। चुनाव के दौरान ऐसा कोई भी वीडियो हम नहीं दिखाएंगे जो भड़काऊ हो या जो किसी भी भावना को आहत करता हो। वहीं सोशल मीडिया पर चल रहा वायरल कंटेंट जिसकी सत्यता की पुष्टि नहीं हुई हो यानी कि अनवेरिफाइड हो, वो हम आपको नहीं दिखाएंगे। और अगली खबर है जो हम आपको नहीं दिखाएंगे वो ये है कि कोई भी ऐसा वीडियो या ऐसी खबर जो भ्रमित करती हो या देश की छवि को धूमिल करती हो या जो देश हित के खिलाफ हो, वो हम आपको बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। ऐसी नकारात्मक खबरें भी हम इस बुलेटिन में आपको नहीं दिखाएंगे जिनका आपसे कोई सरोकार ना हो या जो कोई भी संशय पैदा करती है। तो आंचल, आज की सबसे बड़ी खबर की बात की जाए। बिल्कुल, भोपाल की जंग में कौन होगा बीजेपी का कैंडिडेट, फाइनली वो फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल अब देश की राजनीति का एक और बदलापुर बन गया है। भोपाल में दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारेगी। सूत्रों का कहना है कि प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी टिकट देने का मन बना चुकी है और आज इसका ऐलान भी किया जा सकता है। प्रज्ञा ठाकुर भी कह चुकी है कि वो दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आचार्य, बिल्कुल, प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी रही हैं और उन्हें कई सालों तक जेल में भी रहना पड़ा। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। तो ये बड़ी खबर है कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी ने अपना मन बना लिया है। लगातार अफवाहों का दौर, आशंकाओं का दौर गर्म था, अटकलों का बाजार गर्म था कि कौन होगा दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी का कैंडिडेट। अब ये पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। अभी कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान की बात हो रही है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी की उम्मीदवार भोपाल से हो सकते हैं। विजय सिंह को भोपाल में चुनाव लड़ेंगे और विजयी होंगे। अभी इतना आपको लगता है कि बड़ी चुनौती उधर चलते आपको मानते हैं बड़ी चुनौती है दिग्विजय सिंह? नहीं, मेरे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं। 10 साल से वो मुख्यमंत्री रहे हैं और 20 दिन पहले उनका टिकट तय हो गया है। जिस तरह हमारे साथ शिवराज जी हैं और शिवराज जी 15 वर्षों तक सीएम रहे। मानते हैं किस तरीके का रहेगा क्योंकि काफी समय आपकी एक वैचारिक लड़ाई काफी समय तक रही ऐसे किसी की नहीं होने दो। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर दिग्विजय सिंह के खिलाफ उतारी जा सकती हैं मैदान में। औपचारिक ऐलान होना बाकी है। दीपक, क्यों?
इसके पीछे की मंशा क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यही लगता है कि वो ही एक बहुत सूटेबल कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाया था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में बात की थी कि भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा गया और हिंदू समाज को आतंकवादी बताने की कोशिश की गई। आंचल, तो उसका एक पोस्टर सिंबल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 2008 में एटीएस के तब के चीफ हेमंत करकरे ने गिरफ्तार किया था और उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने मालेगांव ब्लास्ट की पूरी साजिश रची है। 2008 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, 2017 तक वो जेल में रही, उसके बाद जमानत पर छूटी। उन पर आरोप था कि ब्लास्ट के अंदर जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई है वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की थी। बिल्कुल उसका रजिस्ट्रेशन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम था, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का यह दावा था कि 2004 में उन्होंने उस मोटरसाइकिल को बेच दिया था। अब सवाल आता है कि भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर क्यों? सबसे पहला रीजन, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हिंदू आतंकवाद का एक पोस्टर बनके उभरी थी और अगर कोई हिंदू आतंकवादी है या भगवा कपड़े पहनने वाला या भगवा चोला पहनने वाला कोई व्यक्ति आतंकवादी है, अगर इस शब्द पर किसी का नाम जाता तो सबसे पहले दिमाग में कोई तस्वीर आती तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर क्या थी। बीजेपी को लगता है कि वो अब हिंदू आतंकवाद का जो इल्जाम लगा था एक पूरी की पूरी कौम पर, उसी कौम को एक तरह से वो प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, उसी कौम को वो आगे ले जाना चाहते हैं और उसी कौम से निकली हुई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनको दिग्विजय सिंह के खिलाफ लड़ाकर वो उस व्यक्ति को चुनाव हरवाने की रणनीति बनाना चाहते हैं जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिंदू आतंकवाद के शब्द का इस्तेमाल किया था। अंग्रेजी में पोएटिक जस्टिस कहा जाए कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को निकाला जा रहा है और फिर एक लिहाज से ये ध्रुवीकरण की एक्सट्रीम कोशिश भी मानी जा सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदू आतंकवाद का चेहरा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जैसा खुद कहा था कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता, हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा गया। और दिलचस्प बात आप ये देखिए कि शहीद हेमंत करकरे, जिनकी 26/11 के मुंबई अटैक में अजमल कसाब की गोली लगने से मौत हो गई थी, उनकी मौत के कुछ ही दिन बाद दिग्विजय सिंह ने यह कहा था कि चूंकि उन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तार किया था, वो हिंदू आतंक के पीछे खड़े थे, इसलिए कुछ हिंदू कट्टरपंथियों ने उनको मार दिया था। तो इस एक्सट्रीम पर जाकर दिग्विजय सिंह ने बात की थी और इसी एक्सट्रीम पर दिग्विजय सिंह के बात करने के बाद इस शब्द पर इतनी ज्यादा चर्चा शुरू हुई थी और ये शब्द जनरल डिक्शनरी और जनरल टर्म में लोग इस्तेमाल करने लगे थे। तो मुझे लगता है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो 9 साल जेल के अंदर रही हैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के भिंड के इलाके से आती है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो कि एक राजावत राजपूत है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिनका पूरा का पूरा परिवार आरएसएस और एबीवीपी से जुड़ा रहा है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो एबीवीपी के एक कार्यकर्ता के तौर पर पूरे मध्य प्रदेश में बड़ी फायर ब्रांड स्पीचेस करती रही हैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिन्होंने अवधेशानंद के संपर्क में आने के बाद वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से साध्वी बन गई थी। मुझे लगता है जिस तरीके से उनको उठाया गया है और जिस तरीके से उनको हिंदू आतंकवाद का पोस्टर फेस बनाकर गिरफ्तार किया गया था, मुझे लगता है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के पास भी एक मौका है कि वो अपनी जीत दर्ज कराकर दिग्विजय सिंह को एक जवाब दें। और आपने बिल्कुल सही कहा आंचल कि ये एक तरह से ध्रुवीकरण कराने की सीधी सीधी कोशिश है और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम आने के बाद ये एक नेशनल डिस्कशन का मुद्दा बन जाएगा कि जो व्यक्ति मालेगांव ब्लास्ट का आरोपी है और वो अभी भी आरोपी हैं, उनको कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिली है, केस अभी भी चल रहा है, तलवार लटकी हुई है, तलवार लटकी हुई है। लेकिन उनके फेवर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात जाती है वो ये है कि 2016 में एनआईए कोर्ट को लिख के दे चुका है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ उनके पास किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है। यही कैच है और इस पर हम बात करेंगे। इसमें दीपक भाई मैं आपको बताऊं, प्रज्ञा ठाकुर को लेकर मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से नागपुर, यहाँ की राजनीति और बीजेपी और संघ के कार्यकर्ता पीछे लगे हुए थे। अब बात यह आई कि आखिर इन्हें जमानत कैसे मिली। आंचल, जमानत को लेकर जिस तरह से बॉम्बे में ये बीजेपी और आरएसएस के लोग थे, उनके साथ वहां पर इनकी जमानत जो जिस बेंच ने फैसला सुनाया था वो थी जस्टिस मोरे और जस्टिस शालिनी फंसालकर जोशी की बेंच। इसमें सबसे बड़ी बात थी कि इनको मकोका का आरोपी भी बनाया गया था और ये साबित नहीं कर पाई, जैसा अभी दीपक भाई कह रहे थे एनआईए, कि कहीं भी ये मकोका में आती हैं और इतने सालों से जेल में तबीयत का हवाला दिया गया। इन्हीं बातों के मद्देनजर अदालत ने ये देखा
कि भाई अब इन्हें जमानत दे देनी चाहिए। मेरे ख्याल से बेल अपोज भी नहीं की थी। एनआईए जब जाके कह रही है, एनआईए जब जाके ये कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत कर्नल पुरोहित वगैरह के पास और जो बाकी एक्यूज हैं उनके खिलाफ, तो फिर भी हम कह रहे हैं इनके खिलाफ नहीं है, निकाल भी दिया तो मतलब एक तरह से जब प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी यानी सरकारी पक्ष ही खुद जाके ये कह रहा है कि मेरे पास पर्याप्त सबूत नहीं है, हम बेल अपोज नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट के भी हाथ बन जाते हैं। लेकिन यहीं पर कैच 22 सिचुएशन है। मैं आप लोगों से यही पूछना चाहती हूं कि राजनीतिक दृष्टि से अगर इसे देखा जाए, वो जमानत पर बाहर हैं। एनआईए, क्योंकि सरकार बदलती है, हमने देखा है कि सरकारी पक्ष अदालतों में बदल जाता है, एनआईए बेल को अपोज नहीं कर रही है, तो ये मान के चल रही है बीजेपी की बिल्कुल क्लीन चिट है अपनी तरफ से तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को। सिर्फ यही एक बात नहीं है, जो अभी तक जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट जोड़े गए थे, उन सीक्वेंस ऑफ इवेंट में साध्वी प्रज्ञा कहीं भी एनआईए की इस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से फिट नहीं बैठती हैं। 2008 में सितंबर के अंदर मालेगांव ब्लास्ट हुआ था। मालेगांव ब्लास्ट एक मोटरसाइकिल के माध्यम से कराया गया था। सबसे पहला उन पर आरोप था कि उन्होंने इस मालेगांव ब्लास्ट की साजिश रची। 2008 में उन्होंने भोपाल में इस साजिश को रचा था और कई सारे अन्य लोगों के नाम थे, लेकिन उस साजिश की पूरा का पूरा जो घटनाक्रम था वो आपस में मिलता नहीं है जो एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई है उसके मुताबिक। जो दूसरी बात मैंने आपको बताई थी वो मोटरसाइकिल से जुड़ी हुई थी। मोटरसाइकिल उनकी मिली थी, लेकिन उनका यह कहना था कि 2008 से पहले 2004 में ही उस मोटरसाइकिल को वो बेच चुकी थी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस सीडी को कोर्ट में पेश किया गया था कि ये साजिश की पूरी सीडी है जो प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एक बड़ा सबूत अदालत के अंदर हो सकती थी, लेकिन वो सीडी आंचल पूरी तरह से टूटी हुई मिली। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर्स थे जिनको फैक्टर इन किया गया। और जब एनआईए ने ये कहा सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कि प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ आरोप नहीं बनते हैं, तभी प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी सेहत का हवाला देते हुए और अन्य जो सबूत उनके खिलाफ नहीं है इसका हवाला देते हुए जमानत के लिए एप्लीकेशन डाली थी और उनको जमानत मिल गई। इस सब के बीच प्रज्ञा ठाकुर ने बार बार, जितनी बार भी वो पेशी में आई एनआईए कोर्ट ने, उन्होंने बार बार बोला कि एटीएस ने उनको कई तरह की प्रताड़नाएं दी हैं, एटीएस ने उनको फंसाया है, एटीएस ने उनका खाना पीना बंद करा दिया, एटीएस ने उनको इस तरह की प्रताड़ना दी कि उनका पेट पूरी तरह से खराब हो गया और अब प्रज्ञा ठाकुर कैंसर से जूझ रही हैं और उनका भोपाल के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मेरे ख्याल से प्रज्ञा ठाकुर इन सारी चीजों को बताकर एक बार फिर से मेन स्ट्रीम के अंदर भगवा आतंकवाद में लोगों को किस तरह फंसाया गया, ये उनका आर्ग्यूमेंट होगा। मैं उनकी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये उनका आर्ग्यूमेंट होगा। ये आर्ग्यूमेंट वो देने की कोशिश करेंगी और फिर चुनाव किस दिशा में जाएगा आप बहुत अच्छी तरह समझ सकती हैं। जैसा कि आंचल मैंने भी कहा, दीपक भाई आप एक चीज समझिए कि तब के तत्कालीन गृह मंत्री जो थे महाराष्ट्र के, मरहूम आर पाटिल अब नहीं है, ये भगवा आतंकवाद का नाम देने की शुरुआत उन्होंने की थी। जैसे ही मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, नांदेड़ में इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद लगातार जैसे जांच आगे बढ़ी तो आर पाटिल बड़े मुखर होके कहते थे और हिंदी वो बहुत ज्यादा समझते नहीं थे। आपको याद होगा बम धमाकों में भी उन्होंने कह दिया था कि बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। तो इस तरह से ये इस नाम को गढ़ने वाले अगर कोई थे तो वो आर पाटिल थे। और उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसको कैरी किया। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे कई बार कह चुके हैं, बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह ने कई बार। तो ये जो लड़ाई है अब लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी और सीधे तौर पर दो भागों में बढ़ चुकी है। और नांदेड़ में जो बम बनाए गए थे उसका जिक्र भी दिग्विजय सिंह ने कई बार किया था कि देखिए आरएसएस के लोग बम बना रहे हैं, ये लोग आरएसएस से जुड़े हुए थे जिन्होंने बम बनाए। इस तरह की कई बातें दिग्विजय सिंह करते रहते। तो अगर दिग्विजय सिंह के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर खड़ी होंगी और जब दिग्विजय सिंह अपने आरोप लगाएंगे, पहली बात तो दिग्विजय सिंह अब हिंदू आतंकवाद का आरोप कम से कम भोपाल राजधानी में तो नहीं लगाएंगे, ये बात मैं शर्तिया तौर पे कह सकता हूं। लेकिन दिग्विजय सिंह को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर वो तमाम बयान जरूर याद दिलाएंगी क्योंकि उनको ये लगता है कि ये विक्टिम कार्ड खेलना निसंदेह खेलना चाहेंगी क्योंकि 9 साल वो जेल के अंदर रही हैं और इस 9 साल के दौरान उनको कैंसर हो गया। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इलाके हैं मध्य प्रदेश के, चाहे वो भोपाल हो, जबलपुर हो, इंदौर हो, देवास हो, ग्वालियर हो, ये जो इलाके हैं यहां पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लोग जानते हैं क्योंकि वो अपने छात्र जीवन से ही उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पढ़ी लिखी है और छात्र जीवन से ही जो स्पीचेस देती थी उन स्पीचेस के माध्यम से लोग उनसे इंटरेक्शन में आते थे। और सूरत में बाद में उन्होंने अवधेशानंद महाराज के संपर्क में आने के बाद एक आश्रम भी खोला था। तो मैं यहां जो कहने की कोशिश कर रहा हूं आंचल, वो सीधा ये है कि जो ये
टकराव होगा दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का, ये पूरे देश की फिजा को कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश करेगा। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूरी ये है कि दो नाम पे वो जीरो इन हुए थे भोपाल के लिए। पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का था, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। वो खुद कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश करेगा। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूरी ये है कि दो नाम पे वो जीरो इन हुए थे भोपाल के लिए। पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का था, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। वो खुद मध्य प्रदेश की राजनीति में रहना चाहते हैं, बुधनी से विधायक हैं और उनसे 2-3 बार पार्टी हाईकमान ने कहा, लेकिन वो दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। दूसरा नाम पार्टी ने डिसाइड किया था नरेंद्र सिंह तोमर का। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से प्रत्याशी हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर का यह कहना था कि अगर मैं भोपाल से चुनाव लड़ता हूं, पार्टी कहेगी तो मैं लड़ लूंगा, लेकिन भिंड और ग्वालियर दोनों सीटें खतरे के अंदर पड़ जाएंगी। तो ये फैक्टर्स देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि शिवराज सिंह चौहान को कैंपेनिंग के लिए छोड़ देते हैं और साथ ही साथ जो नरेंद्र सिंह तोमर है उनको चंबल रीजन में छोड़ देते हैं, क्योंकि 3 सीटों का एक साथ सवाल है। तो उनको साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से बेहतर बैठ भोपाल के लिए तो कोई लगा नहीं। प्लान ए नहीं, बी नहीं, प्लान सी है। लेकिन भोपाल जैसी सेफ सीट में बीजेपी फिर भी कॉन्फिडेंट है। देखिए दिग्विजय के लिए मुश्किलें होंगी, आप खास तौर से जब पोलराइज ना सिर्फ भोपाल कॉन्स्टिट्यूंसी को किया जाएगा बल्कि भोपाल से नजर पूरे मध्य प्रदेश में रहेगी। मध्य प्रदेश की क्यों बात कर रही हैं आप? मैं तो मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने एक ऐसे फेस को चुनाव के अंदर उतार दिया है जिसको कांग्रेस पार्टी को न चाहते हुए भी टारगेट करना पड़ेगा, न चाहते हुए भी उन पर आरोप लगाने होंगे। और जब वो आरोप लगाएंगे तो मैंने वही कहा, ध्रुवीकरण जिसकी बात आप कर रही थी, एक तरफ हिंदू खड़े हो जाएंगे और एक तरफ माइनॉरिटी के लोग खड़े हो जाएंगे। तो यहां पर जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उतारा गया है, भले से ये भारतीय जनता पार्टी का सी प्लान हो, क्योंकि ए शिवराज सिंह चौहान, बी नरेंद्र सिंह तोमर दोनों अलग हट गए, सी प्रज्ञा ठाकुर का इस्तेमाल अब वो चुनाव लड़ने के लिए करना चाहते हैं, उनको चुनाव लड़वाना चाहते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब मेजॉरिटी माइनॉरिटी का जिक्र करने से जिस तरह से चुनाव आयोग ने रोक लगाई है, तो ये कहीं पे निगाह कहीं पर निशाना वैसे भी हो जाएगा जैसे उनको चुनावी मैदान को लेकर जो कह रहे हैं कि शिवराज केंद्र की राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहते, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिले के एसपी बनने से अच्छा इलाके की थानेदारी कर ले? देखिए ये अपना नजरिया हो सकता है, क्योंकि शिवराज को ऐसा लगता है कि वो अगर मध्य प्रदेश की राजनीति में बने रहे तो बेहतर हो पाएंगे। और शिवराज को अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि अगर दिल्ली की राजनीति में आए तो समंदर के अंदर वो खो जाएंगे। लेकिन इससे बेहतर है कि समंदर की जगह नदी की राजनीति की जाए, क्योंकि नदी के दोनों किनारे उनको दिखाई देते हैं। किसी जमाने में याद रखना होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी का उस वक्त नाम चल रहा था, प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए या नहीं किया जाए, तो उस वक्त भी ये बात होती थी कि 3 बार के सीएम तो शिवराज सिंह चौहान भी है, रमन सिंह भी है। ऐसे में जो राइवलरी वाला एंगल भी इसमें हो सकता है, तो वहीं से दूर ही रहना चाहते हैं शायद। तो अब बड़ी दिलचस्प मध्य प्रदेश में भोपाल की ये लड़ाई हो गई है और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मेरे ख्याल से अपने भाषणों से सिर्फ भोपाल और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रचारक की भूमिका जरूर निभाएंगे, मुझे लगता है। यानी बीजेपी उग्र हिंदुत्व लेकर आगे बढ़ रहा है, ये भी साफ है, क्योंकि अपने पूरे के पूरे चुनाव की शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के इंडिकेशन देती रही है। और जिस तरह से आज योगी आदित्यनाथ दलित के घर में खाना खा रहे हैं तो सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं, और चुनाव आयोग की बंदिशों के बावजूद भी वो जा रहे हैं। हालांकि उनकी बंदिश अयोध्या जाने में नहीं है, मंदिर में फिर दिखकर एक तरह से वो भगवान को भी देख रहे हैं और वोटरों को भी देख रहे हैं, दोनों को एक साथ देख रहे हैं, दोनों की एक साथ चरण वंदना कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो उन कुछ अन्य खबरों पर हमारी नजर होगी। ऐलान कर दिया है 4 सीटों पर शुक्रवार को उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। 10 सीटें कुल हरियाणा में हैं और आईएनएलडी वहां पर ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी ने 6 सीटों का ऐलान कर दिया है। हिसार से सुरेश कोट को उम्मीदवार बनाया गया है। सिरसा से चरणजीत रोड़ी को टिकट मिला है। करनाल से धर्मवीर काढ़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। सोनीपत से सुरेंद्र छिकारा को टिकट मिला है। अंबाला से रामपाल वाल्मीकि को टिकट दिया गया है। फरीदाबाद से महेंद्र सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। तो आईएनएलडी ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी वहां पर है और जेजेपी जननायक जनता पार्टी जो कि आईएनएलडी से अलग होकर चुनाव लड़ रही है, उसने वहां पर
आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस किया है। लोकतंत्र जिंदाबाद में आगे बढ़ते हैं और अब नेताओं के मंदिर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। चुनाव आते ही नेताओं का दौरा भगवान के दर पर दोगुना हो जाता है। इसी मौसम में नेताओं की श्रद्धा और आस्था भगवान के लिए उलाचे भरने लगती है। हर काम करने और हर प्रचार करने से पहले वो भगवान की शरण में जरूर जाते हैं। क्यों आंचल? बिल्कुल। हालांकि भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा उस इलाके के वोट बैंक के आधार पर थोड़ा कम ज्यादा हो सकती है। आज के दिन 2 तस्वीरें सामने आई हैं जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। राहुल गांधी ने वायनाड में प्रचार से पहले तिरुनेली मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान वो वहां के पारंपरिक परिधान में भी नजर आए। राहुल ने मंदिर की परिक्रमा भी की और विधि विधान के साथ महाविष्णु की पूजा अर्चना की। आंचल जनेऊ दिखा? नहीं, वो मैंने अभी नहीं देखा है, लेकिन जनेऊ तो उनको अब दिखाना ही पड़ रहा है गुजरात के बाद से। अब एक दूसरी तस्वीर योगी आदित्यनाथ की है। चुनाव आयोग ने बैन लगाया उन पर, जिसके बाद कल बजरंग बली की शरण के बाद आज योगी अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने के लिए निकले हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ इसे भगवान के प्रति अपनी आस्था बता रहे हैं, लेकिन चुनावी दौर में नेताओं का मंदिर मंदिर घूमना ये समझने के लिए काफी है। मौसम चुनावी है और वोट बैंक पर नजर हमारी है, यानी नेताजी वोट बैंक की खातिर कुछ भी करेंगे। ये दोनों दर्शन, ये दोनों पूजा ये साबित करते हैं कि धर्म का राजनीति पर कितना बड़ा प्रभाव होता है। आंचल, धर्म का राजनीति पर किस तरह का प्रभाव देखती हैं आप इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद? यही नहीं रुके योगी आदित्यनाथ, वो एक दलित परिवार में भी गए और वहां पर खाना भी उन्होंने खाया। तो 2 तरह के दिए उन्होंने संकेत। पहला, दलितों के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति का उन्होंने परिचय दिया, और दूसरा भगवान के प्रति, क्योंकि वो कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं 72 घंटे तक। वो कैंपेन की लिमिट उनकी परसों खत्म होगी, लेकिन वो आज भगवान के दर पे जा रहे हैं, वो भी अयोध्या जा रहे हैं। क्या संकेत देना चाहते हैं? देखिए, सिंपल बात यह है कि अब मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के वायलेशन को लेकर चुनाव आयोग हो गया है बहुत सख्त। तो ये तस्वीरें जब मैं देखती हूँ तो 2 सवाल मन में आते हैं। एक तो ये कि जब योगी आदित्यनाथ दलित के घर खाना खा रहे हैं, टाइमिंग क्या है दलित के घर खाना खाने की, और मुझे लगता है कि इन तमाम नेताओं को दलितों को अपने घर बुलाना चाहिए खाना खाने के लिए। आपसे कुछ दिन पहले वो तस्वीर भी आई थी जब प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे। तो मुझे लगता है ये फोटो ऑप की कुंभ की तस्वीर थी। मुझे लगता है ये फोटो ऑप की राजनीति से बाहर निकलना चाहिए। हमें पूछना चाहिए और कांग्रेस बीजेपी सबसे पूछना चाहिए कि पिछले 70 साल में आपने दलितों के उत्थान के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, और आज की तारीख में भी महिला लोग सर पर ढो रहे हैं आजादी के 70 साल बाद, जो अपने आप में शर्मनाक है। तो ये तस्वीरें और फोटो ऑप्स देना कृपया करके बंद कर दें। दूसरी बात ये कि जिस तरह से मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन में अब मेजॉरिटी माइनॉरिटी के अब भाषण हमें कम नजर आएंगे नेताओं के, तो ये सांकेतिक और सिंबलिज्म की राजनीति ज्यादा होने वाली है। मंदिर मस्जिद के जो दर पर जाने के, मत्था टेकने के विजुअल्स हैं वो ज्यादा आएंगे, और योगी आदित्यनाथ ने बिना कुछ कहे ही सब कुछ इन तस्वीरों के जरिए कह दिया है। दीपक भाई, हम तो नेताओं को कैमरे के जरिए दिखा देते हैं कि मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। चुनाव का माहौल है, बिलबिलाएंगे, जाहिर सी बात है। अगर जनता के बीच नहीं पहुंच पा रहे हैं तो देवता की शरण में है। लेकिन यही नहीं, मैं दर्शकों को वो बताना चाहूंगा कि देश के कई ऐसे मंदिर हैं, कई पीठ हैं, जहां पर कई बड़े नेताओं के अनुष्ठान भी चल रहे हैं, और ऐसे अनुष्ठान जिसके जरिए अलौकिक ताकत का भी सहारा लिया जाता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। यानी ये कहा जाए दीपक भाई, ठीक होगा, देवता शरणम गच्छामि। देवता शरणम गच्छामि हर चुनाव में होता है, ये कोई नई बात नहीं है। और मैं एक बड़ा अच्छा किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं। एक लाइन है, प्लीज प्लीज प्लीज। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तब नेता जीत जाते हैं तो ना जनता का सिमरन करते हैं ना भगवान का करते हैं, और इस वक्त सांसें अटकी हुई हैं, इसलिए मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। लेकिन राजनीति है, कुछ तो करना ही पड़ेगा, और राजनीति में सब कुछ जायज है। जंग और मोहब्बत और राजनीति में सब कुछ जायज है। देवता तो हमेशा घसीटे जाते हैं। देखिए, जब आप परीक्षा देने जाती होंगी आंचल, तो ये भी सोचती होंगी कि मैं आज जा रही हूँ, भगवान जी मुझे ये इस पेपर में 90% अटेम्प्ट करा देना, 90% मेरा सही हो जाए, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। और प्रसाद भी आप कैसे चढ़ाती होंगी? प्रसाद में आपको जो मिठाई सबसे अच्छी लगती होगी, क्योंकि भोग तो भगवान को लगना है, जाना अपने पेट में। तो आप जरूर ये करती होंगी आंचल कि भगवान मेरा आज लॉ का फलाना पेपर अच्छा नहीं जा रहा है। मैं भी ऐसा करता था कि भगवान आज मेरा गणित का पेपर अच्छा नहीं जा रहा है, मैं आपको 51 रुपए की मिठाई चढ़ाऊंगा, और मिठाई मेरी पसंद की मिल्क केक। तो आपने मुझे एक पिक्चर रिकमेंड की थी, ओ माय गॉड, जिसका नाम था, और वो पिक्चर मैंने जिस दिन देखी उसके बाद से मैंने उपवास रखना पर से छोड़ दिया, क्योंकि उसी में एक लाइन है कि हम लोग जब भी भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो प्यार नहीं होता है कि
प्यार से हम भगवान की श्रद्धा करें, बल्कि कहीं ना कहीं डर होता है या कहीं ना कहीं भगवान से कुछ चाहते हैं कि मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट ये है, ये पूरा हो जाए। वो आपके वो मूवी दिखाने के बाद मैंने अपनी सोच बदली है। और मजे की बात क्या है दीपक भाई, जब परीक्षा आप देने जाते हैं तो रास्ते में जितने मंदिर पड़ते हैं वहां मुंडी झुका के, तो ऐसे ही नेता हैं, वो भी परीक्षा देने जा रहे हैं, वो भी परीक्षा देने जा रहे हैं, और जितने मंदिर पढ़ रहे हैं जाओ। लेकिन राहुल और योगी दोनों में मुझे थोड़ा अंतर दिखाई देता है। योगी इसलिए मंदिर घूम रहे हैं क्योंकि उनका 72 घंटे तक प्रचार करने के लिए बैन है। कल वो हनुमान जी के मंदिर गए ताकि वो ये इंफेसाइज कर सकें जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा था कि बजरंगबली मेरे आराध्य हैं और मेरी अगर उन पर भक्ति है, मेरी अगर उन पर श्रद्धा है तो कोई कुछ भी कहे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, वो सीधे अयोध्या गए। अयोध्या क्यों? क्योंकि अयोध्या मुद्दा अभी भी देश के जेहन में कहीं ना कहीं जिंदा है। भगवा कपड़े पहनते हैं योगी और उनकी राजनीति धर्म से शुरू होती है और धर्म पे ही खत्म होती है, क्योंकि एक पीठ से जुड़े हुए हैं, योगी हैं वहां के, और एक पीठ से जुड़े होने के साथ साथ उनकी उस पीठ का अयोध्या के मंदिर मूवमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम इस बात को सब अच्छी तरह जानते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे और फिर से जो महंत परमहंस रामचंद्र दास थे, उन्होंने वहां पर अयोध्या आंदोलन करने की धमकी दे दी थी और ये कहा था कि अगर मंदिर का काम शुरू नहीं हुआ, 98-99 साल उनकी उम्र थी, तो मैं समाधि ले लूंगा। तब ये हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी, तब ये निकालने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अयोध्या में क्या क्या किया। तो मालूम पड़ा न तो उन्होंने टूरिज्म सर्किल बनाया, ना उन्होंने वहां पर राम के नाम पर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट बनाया, ना राम कथा सुनाने की कोई व्यवस्था की, ना वहां पर सड़कें बनी, ना वहां पर होटल बना, ना सरयू को साफ करने की कोशिश की गई। तो अब जब योगी आदित्यनाथ आए हैं, उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं जिसमें 251 फीट ऊंची राम भगवान की मूर्ति भी शामिल है, जिसपे कई तरह का विवाद भी हुआ नहीं। राम, सीता और बजरंगबली और हनुमान तीनों, लक्ष्मण, मायावती ने तो अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया। तो मुझे लगता है कि अयोध्या को लेकर कई तरह के काम योगी आदित्यनाथ ने किए और पूरे देश की हिंदू पॉपुलेशन को वो याद दिलाना चाहते हैं कि देखिए, मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री हूं जिसने अयोध्या के बारे में सोचा है। तो उनका अयोध्या जाना चुनाव के वक्त तमाम वोटरों को एक रिमाइंडर है कि मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या में इतने इतने काम हो गए हैं, कृपया इसको भी याद रखें। तो मुझे ये एक रिमाइंडर दिखाई देता है और योगी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो फिर अयोध्या है। मैं एक कैंपेन ट्रेल में, जो आज की तारीख में भी एमपी है, बहुत फायरब्रेंड वरिष्ठ नेता है, उनके साथ थी। तो अचानक से कैंपेनिंग करते करते कहीं पर उतरते उतरते वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जो एक छोटा सा आश्रम होता है और वहां पर गुरु, नॉट इवन मंदिर, वहां पर कुछ गुरु थे और वहां पे उन्होंने जाके स्पीच दी और बिल्कुल ही इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। मैं हैरान थी, स्तब्ध थी कि कुछ जानते नहीं, कुछ बैकग्राउंड नहीं, लेकिन उन्होंने इतनी एक जेनेरिक सी स्पीच दी। उसके बाद मैंने पूछा, मैंने कहा आप जानते हैं इनके बारे में? मैंने 2-3 क्रॉस क्वेश्चन किए कि गुरु के बारे में श्रद्धा। कहते नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम था यहाँ के बारे में। उन्होंने कंसीड किया, कहते लेकिन कम से कम 200 वोट मैंने पक्के कर लिए। दैट वॉज द कैंडिड इंटरव्यू ऑफ दैट पर्सन। तो आपने देखा किस वोट के लिए कुछ भी करेगा, ये वोट के लिए कुछ भी करेगा। और राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर वायनाड के नजदीक तिरुनेल्वेली मंदिर में वो गए हैं, विष्णु की पूजा कर रहे हैं, तो उनके 2 कनेक्ट है उस जगह से। एक तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर माइनॉरिटी बहुल सीट पर वो खड़े हुए हैं तो मेजोरिटी का ख्याल भी उन्हें है। मेरे ख्याल से वो इस मंदिर को वो पिछली बार भी जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से वहां पर उनको जाने की इजाजत नहीं मिली। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। मैं एक लाइन में खत्म कर लूं। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस मंदिर में जाऊंगा, क्योंकि राहुल गांधी माइनॉरिटी बहुल सीट पर भी खड़े होकर यह दिखाना चाहते हैं कि मेजॉरिटी की चिंता उन्हें है। और पिछली बार उसी केरल में वो गए हैं जिस केरल के नेता A.K. एंटनी ने अपनी रिपोर्ट देकर यह कहा था कि कहीं ना कहीं 2014 में ऐसा लगा कि कांग्रेस प्रो माइनॉरिटी पार्टी है। मेरे ख्याल से उस बात को हटाना चाहते हैं। इसके अलावा उनका एक इमोशनल कनेक्ट है। वहां की जो पाप नाशिनी नदी है, वहां पर राजीव गांधी की अस्थियों को विसर्जित किया गया है। और आज उन्होंने जो पूजा की है, बाकायदा केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि राहुल गांधी ने अपने पुरखों के लिए पूजा की है और पुलवामा हमले में मारे गए शहीदों की शांति के लिए पूजा की है, क्योंकि वहां पर तर्पण किया जाता है। यानी जो मृत आत्मा होती है वो आराम से रहे, वो सुख सुविधा के साथ रहे, ऐसी हमारी कामना होती है, उसके लिए वहां पर पूजा की जाती है। तो मेरे ख्याल से मनीष भाई, इन दोनों पूजा को करके राहुल गांधी अपने तरह का संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक भाई, ये संकेत के साथ साथ हमें देखना चाहिए कि ये कांग्रेस का राष्ट्रवाद तो नहीं, एक और दूसरी बात, शास्त्रोक्त रूप से अभी जो राहुल गांधी को जरूरत है, विष्णु के मंदिर में गए थे,
और विष्णु तो सृष्टि के पालनहार है, राहुल को भी एक पालनहार की जरूरत है। राहुल को पालनहार की जरूरत है। मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जैसे ही वायनाड का नाम अनाउंस हुआ और वो प्रचार के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए गए, तो पीएम का भी स्टेटमेंट आया था कि वो वहां पर जा रहे हैं, उस सीट पर जा रहे हैं जहां पर मेजोरिटी माइनॉरिटी में है और माइनॉरिटी मेजोरिटी में है। तो उस अटैक को भी कहीं ना कहीं ये ब्लंट करने की कोशिश है कि मंदिर तो कम से कम जा ही रहे हैं। लेकिन और एक बड़ी दिलचस्प जानकारी मुझे मिली है आंचल, राहुल गांधी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहली है अमेठी और दूसरी है वायनाड। वायनाड में लड़ने के लिए कांग्रेस ने यह तर्क दिया कि साउथ का खान पान रहन सहन सब अलग है और वायनाड तमिलनाडु और कर्नाटक से जुड़ता हुआ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसलिए वो पूरे साउथ को कैटर करना चाहते हैं और साउथ में अपनी प्रेजेंस को दिखाना चाहते हैं और ये एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि साउथ के साथ भी कांग्रेस खड़ी है, इसीलिए वो वायनाड से लड़ रहे हैं। लेकिन अब खबर निकलकर ये आ रही है कि राहुल गांधी अगर वायनाड से जीत जाते हैं, अमेठी से भी जीत जाते हैं, जिसके चांसेस हैं, उस स्थिति में वो एक सीट प्रियंका गांधी के लिए छोड़ देंगे। वो खुद ये चाहते हैं कि प्रियंका गांधी पार्लियामेंट के अंदर आए और पार्लियामेंट में जिस तरह से वो कांग्रेस पार्टी में उनका साथ दे रही हैं, उसी तरह से पार्लियामेंट के अंदर भी उनका साथ दे। लेकिन तो वाराणसी का क्या होगा? कल तो ये भी अफवाहों का बाजार गर्म था कि वाराणसी में उतारा जा सकता है और वाराणसी में हो सकता है कि प्रियंका खुद ही उतरना भी चाहें। वो उतरना चाहती हैं, लेकिन पार्टी ने भी अभी इस संबंध में कोई अंतिम फैसला नहीं किया। तो एक संभावना ये भी है कि वायनाड राहुल गांधी रख ले और अमेठी चूंकि रायबरेली से लगती हुई सीट है और कुछ ना करके प्रियंका का जुड़ाव भी रहा है और प्रियंका को अपनी मां को सपोर्ट करना होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी के कामों के लिए। शायद उतना फ्रीक्वेंटली वो ट्रैवल रायबरेली में ना कर पाए जो पिछले 10 सालों में या 15 सालों में वो करती रही हो। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी संभावना है जिसको हम नकार नहीं सकते। चलिए, कम से कम इतना तो मानना पड़ेगा कि कांग्रेस ने सोचना शुरू कर दिया है, वरना बीजेपी के लिए लेट से किया। लेट लतीफी तो कांग्रेस कल्चर में ही आ जाती है दीपक, हम सब जानते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह से बीजेपी अभी तक हमेशा से फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज रहा है कि एक जगह इलेक्शन की जीत होती है और तुरंत वो नेक्स्ट प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अमित शाह हो, बीजेपी के अध्यक्ष हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी हो, वो देश के किसी और कोने में पहुंच जाते हैं। कांग्रेस ने कम से कम सोच के लेवल पे, मेरे को लगता है इतना भाग नहीं सकती, लेकिन सोच के लेवल पर भागना शुरू कर, सोच के लेवल पर भागना। लेकिन आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक चीज पे नहीं हरा सकते, जो पूरे 5 साल वो कैंपेनिंग के मोड में रहते हैं। आप उनकी किसी भी रैली को देख लें, अगर वो एक सरकारी रैली है, अगर वो अमेरिका में भी बोल रहे हैं, अगर वो ब्रसेल्स के अंदर बोल रहे हैं, अगर वो यूएई में बोल रहे हैं, सभी जगह आपको नरेंद्र मोदी का एक पॉलिटिकल स्पीच सुनाई देगा। क्या राहुल गांधी उसको मैचअप कर पाएंगे? मुझे इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है। लेकिन अब हम चलते रामपुर के शोलों की तरफ, शोलों की तरफ चले, एक खबर देख लेते हैं छोटी सी। रामपुर के शोले क्या कहते हैं, आज क्या हुआ आंचल वहां पर? वही आपको दिखाना चाहेंगे। अगर हम वो जयप्रदा का वो बयान जो दिखा सकते हैं तो दिखाएंगे कि जयप्रदा ने भी कल अब नजर इस खबर पर रहेगी, क्योंकि आजम खान को ये जवाब शाम 6 बजे तक देना है। चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला करता है, आजम खान क्या जवाब देते हैं, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लोकतंत्र जिंदाबाद में आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।